हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की जो हिस्ट्री का चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसकी सेकंड हेडिंग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया था कैसे कैसे मतलब वो स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही थी। ये सारा चीज़ देखोगे, ये फिगर, ये जो चित्र दिया हुआ है और ये मैप है। यहाँ तक हमने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। ये रहा चित्र जहाँ पे सभी देशों के बारे में दिया था कि सभी जो कि स्वतंत्रता के देवी की जो मूर्ति है इसे प्रेजेंट कर रखा है स्वतंत्रता की देवी के तौर पे, और इसी के नीचे सारे आके वंदना करते हैं, प्रेयर करते हैं। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि मतलब यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ था, किन किन चुनौतियों से, किन किन तर्क से, कि क्या विचार से थे, किसके किसके विचार की वजह से जो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, उन सभी बातों को हम पढ़ेंगे। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज। कह रहा है कि जो 18वीं सदी के मध्य में लगभग 1750 के आसपास में अगर देखेंगे तो जो यूरोप का नक्शा है उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे, जिसमें जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, ये सब नहीं देखने को मिलेंगे। वे तब राजशाही, डचियों और कैटनों में बटे हुए थे। वो तब उस टाइम में क्या था कि खाली इन 3 हिस्सों में बटे हुए थे, जिनके शासक के स्वायत्त क्षेत्र थे और इनके शासक के खुद के क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी सामान्य संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। जो इसमें मतलब लोग रहते थे वो किसी सामूहिक संस्कृति या अपनी एक अलग संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, किसी भी संस्कृति का वो समान भागीदार नहीं मानते थे, अपनी पहचान नहीं थी। तो अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, कोई पर्टिकुलर मतलब अब जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि एक राष्ट्र निर्माण में क्या होता है कि एक अपनी पहचान होती है, एक अपनी भाषा होती है, अपना झंडा होता है, अपनी एक अलग से आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे क्या थी मतलब जिसको हम नेशनल कह सके, सभी राज्यों का मिलके एक होनी चाहिए, अलग से नहीं होती वहाँ पे। अब यहाँ उससे पहले क्या था कि अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग सबकी पहचान थी और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे, अलग अलग जाति के समूह के सदस्य भी थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। जो हैब्सबर्ग ये अलग अलग राज्यों को जोड़कर बना हुआ जनसमूह था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मनी भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। अब वहां जो कुलीन वर्ग था वो ज़्यादातर जर्मनी भाषा का ही उपयोग किया करता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डिया और वेनिसिया जैसे इतावली भाषा प्रांत भी शामिल थे। इसको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। हंगरी के जो आधे लोग थे वो मैग्यार भाषा बोला करते थे, जबकि विभिन्न लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। और जो यहाँ पे था गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। पोलिश भाषा बोलते थे। और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। अधीन अवस्था में रहा करते थे मतलब एक गरीबी अवस्था में। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक और कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ
ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला था तो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। मतलब ये सब अलग अलग थे, लेकिन इनको बांधने के लिए खाली एक ही चीज़ थी कि जो राजा के प्रति इनकी निष्ठा थी। वही जैसे देश के प्रति अगर निष्ठा है तो सभी लोगों को विभिन्नता में एकता बनी रहती है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। अब आते हैं, बात करते हैं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र विचार का जो कैसे, मतलब उनकी भावना कैसे आई कि राष्ट्र होना चाहिए। ये विचार हमने कुछ थोड़ा सा पीछे पढ़ा भी था। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दे रखा साइड में बॉक्स में, एक बार इसे देख लेते पहले। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। 1797 में नेपोलियाई युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 1814 से 1815 नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ और 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्यवर्ग संविधान और प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मनी, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्रीय राज्यों की मांग करते हैं। ये लोग राष्ट्रीय राज्य की मांग करते हैं। 1870 से इटली का एकीकरण। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण। 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण। मतलब जब ये जिनका एकीकरण हुआ, जिसमें राष्ट्रवाद बना, वो सबकी यहाँ पे डेट दे रखी है। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटमन साम्राज्य में राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अब 1905 में क्या है कि इसमें जो राष्ट्रवाद था वो मजबूत। नेक्स्ट हेडिंग, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। जो कुलीन वर्ग था वो ज़मीन का मालिक था और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी था। इसी की मतलब ज़्यादा पावर थी ज़मीन पे। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। जो कुलीन वर्ग था एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। जो विभाजनों से मतलब एकदम अलग ही थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। कह रहे कि जो गांव देहात क्षेत्र थे उसमें ये इनकी क्या थी, ज़मीन थी और शहरी हवेलियाँ थी, ये उनके मालिक थे। मतलब एक तरह से बहुत अमीर थे, समृद्ध। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्ग के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और जो राजनीतिक कार्य इनका जो ऑफिशियल वर्ग होता था और जो बड़े लोगों के बीच में बात होती थी, ये फ्रेंच भाषा का ही उपयोग किया करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। उनका परिवार जो होता था आपस में ही वैवाहिक बंधनों से ही बंधे होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। और ये जो कुलीन वर्ग था यह संख्या के लिहाज से क्या था, एक छोटा सा समूह था, छोटा ही वर्ग था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, किसान थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिम में जो ज़्यादातर थी ज़मीनें उन पर जैसे कि सब किराए पे ज़मीन ले लेते हैं, आधे पे लेके बोते थे, इस तरह से वो उनकी खेती किया करते थे। जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बांटी थी। और जो पूर्व और ये मध्य यूरोप था इसमें क्या है कि ज़मीन बड़े पैमाने पर बांटी गई थी, बड़े बड़े टुकड़ों में ज़मीन बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, ये आप अकेले तो देख नहीं पाते थे। उस पर क्या था कि बहुत से नौकर रखा था इन्होंने जिनको भूदास कहा जाता था। जैसे कि किसानी करते थे लेकिन वो गुलाम थे एक तरह से। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। जो पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से थे उसमें औद्योगिक उत्पादन हुआ, मतलब थोड़ी उद्योग बढ़ाया गया, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, फिर शहरों का विकास हुआ और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ।
जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था, जिनका अस्तित्व सिर्फ बाजार के लिए था। बाजार का एक तरह से मार्केट डेवलप करना, लेन देन, खरीद करना, बेचना। व्यापारी वर्ग। इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। जो 18वीं सदी के दूसरे भाग में ही, मतलब 1750 के बाद आखिरी में देखा जाए तो उस समय ही यहाँ इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हो गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में क्या हुआ था, 19वीं सदी में आके हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। ये सेवा क्षेत्र के लोगों से ये सब बने हुए थे, उद्योगपति और व्यापारी। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कह रहे कि अंतिम दशक तक भी इनका क्या था, छोटा था 19वीं सदी में। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार जब समाप्त हो गए तो उसके बाद क्या है, शिक्षित वर्ग जो था, उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता क्या हुई, पनपना शुरू हुई और उसमें लोकप्रियता बढ़ी। उसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट हेडिंग, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। मतलब उसका उदारवादी का मायने क्या था, उसमें वो चाहते क्या थे। उदारवादी जो थे, उदारवादी किसे कहते हैं, उनका मतलब क्या था। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। मतलब कह रहे कि जो यूरोप में 19वीं सदी आई थी, उसकी शुरुआत के जो दशक थे, 10 साल थे जो शुरुआत के दशक थे, उसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित ही विचारवाद ज़्यादातर जुड़े पड़े थे। उदारवाद जो यानी है लिबरलिज्म शब्द लातीन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। इसको अंडरलाइन कर लेना। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। जो मध्य वर्ग था उसका उदारवाद का मतलब था कि सभी लोगों की क्या है, आज़ादी हो और सबकी कानून के समक्ष क्या हो, सब एक समान हो, कोई छोटा और कोई बड़ा ना हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। उदारवाद ऐसी सरकार पे देता, जिससे कि मतलब उदारवाद ऐसी उसको धारणा को सपोर्ट करता था जिसमें कि जो सरकार बनी हो वो लोगों के मत से बनी हो, लोगों के सपोर्ट से बनी हो, वोटिंग से। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार का पक्षधर था। अब जो फ्रांसीसी क्रांति हमने पढ़ी थी वहीं से ये सारी चीज़ ख़त्म हुई, संविधान की और समानता की बात, और ये जो पादरी वर्ग था, विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी। तो हर जगह जैसे जैसे धीरे धीरे सबको पता लगता गया तो हर जगह के जो हर देश के लोग थे यही चाहते थे कि मतलब उनको भी क्या हो कि इन सब की छूट मिले। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की निर्वैधता पर भी बल दिया गया था। जो निजी संपत्ति के स्वामित्व थे उस पर भी बल दिया गया था, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार हो। कह रहा है कि सबके लिए क्या हो, मताधिकार हो, ये जरूरी नहीं था, के पक्ष में था। कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो के लिए विचार है सबके लिए, कानून के समक्ष, जो कि अगर कानून है वहाँ अगर कानून बनाया गया तो सबके लिए क्या रखा हो, कोई अलग से नहीं, मताधिकार के लिए वो सपोर्ट करते थे। जैसा कि यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। अब ये सब नहीं चाहते थे
कि सबका पक्ष ये नहीं था कि हाँ कानून की समझ, जो भाई पहले से अमीर लोग थे तो वो थोड़ी ना चाहते थे कि नहीं उनकी ना सुनी जाए, वो तो अपनी स्पेशलिटी हर जगह दिखाने की कोशिश करते थे। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। जो फ्रांस में हुई थी, जो वहाँ वोट देने का सबसे पहले क्या था, जो पैसे वाले वर्ग थे, अमीर वर्ग, उन्हीं को क्या था, वोट डालने का अधिकार था, जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। जो जिनके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था, संपत्ति नहीं थी, और महिलाओं को तो सभी को हटा दिया गया था, वोट नहीं दे सकते। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। अंडरलाइन कर लेना इसको भी, हाईलाइट। जो जैकोबिन का शासन था उसी में सबको क्या ये मताधिकार मिला था। उसके बाद नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं और अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध का आंदोलन चलाया। अब इन्होंने क्या किया, जब इनको अधिकार नहीं मिला, समान अधिकार के लिए इन्होंने क्या किया, आंदोलन चला दिए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को ख़त्म करने के पक्ष में थे। मतलब जहाँ जहाँ बैन लगाया गया था वो सारी चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्ग की यह जोरदार मांग थी। 19वीं सदी के जो मध्य वर्ग थे ये चाहते थे कि मतलब कि सबको समानता मिले। आए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण ले। अब इसमें जो जर्मन भाषी लोग थे उनके बारे में देख रहे, एग्जाम्पल के तौर पे उनके बारे में चर्चा करें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। नेपोलियन के नेतृत्व में क्या हुआ कि 39 राज्य जो थे वो मिलकर एक महासंघ बन गए। अब इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। जो अब इतने राज्य सब बने तो इनकी क्या थी, पहले से ही अपनी अलग अलग मुद्रा थी और अलग अलग उनकी नाप तौल की प्रणाली थी। अब स्टैंडर्ड पैमाना कुछ था नहीं, लेकिन सब एक हो गए। तो 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ा था। अब 1833 की बात है कि एक व्यापारी था जो हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग में जा रहा था। अब उसे कम से कम 11 सीमा शुल्क बॉर्डर पड़े थे, क्रॉस करने पड़े। 11 बॉर्डर क्रॉस करने पड़े तो अलग अलग जगह उसे अलग अलग शुल्क देने पड़े। तो कई जगह क्या था कि उसकी करेंसी वहाँ नहीं चलती थी, उसका पैसा नहीं चलता था। तो अब समस्या आ गई और वो हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। 5% सीमा शुल्क उसे हर जगह देना पड़ता है। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुरूप लगाए जाते थे। वस्तुओं का वजन या साइज़ देख के उसको टैक्स लगाया जाता था। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। अब कोई किस हिसाब से नापता था, कोई किस हिसाब से नापता था। किसी का 900 ग्राम का 1 किलो था, किसी का 950 ग्राम का था, किसी को 1000 का था। सबका अलग अलग ग्राम था, तो उसी हिसाब से वो तौल के टैक्स लगाते थे। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना LA, हाईलाइट करना, इसको अंडरलाइन कर लेना बुक में चाहे। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना LA
था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेज में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता। तो हर जगह का पैमाना अलग अलग था, जिसकी वजह से अलग अलग अनुसार वहाँ पे नापा जाता था। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियम और विकास में बाधक मानते थे। अब ये समस्या तो होती थी हर जगह, कहीं पे भी जाते थे तो। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियम और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। मतलब वो चाहते थे कि बस उनकी एक करेंसी हो जाए, जाकि एक देश से दूसरे देश में जो सीमा लगे हुए हैं सब आराम से वो खरीद कर सके। जैसे आज नेशनल मार्केट में क्या है, डॉलर चलता है, ठीक है ना, ज़्यादातर डॉलर चलता है। उसी तरह से वो भी चाहते थे कि मतलब पहले से कि एक मुद्रा हो, जिसे अब कुछ भी खरीदना है डॉलर में विदेशों से खरीदा जाता है, सब विदेशी चीज़ें डॉलर में खरीदी जाती है। अपने इंडिया में पैसा चलता है, रुपए चलता है, अलग चीज़ है, ठीक है। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया। इसको भी अंडरलाइन करना है। जिसमें अधिकांश जर्मनी शामिल हो गया। अब ये जो टैक्स लगाया गया इसमें जर्मनी ज़्यादातर आ चुका था। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। अब जो अलग 2 भागों में इस मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, 2 तरह की मुद्राएं बना दी गई, जो उसे पहले से 30 से ऊपर थी। इसके अलावा क्या है कि अब जो रेलवे था, रेलवे की गतिशीलता बढ़ी, रेल लाइनें बढ़ने लगी, रेलवे के जाल ट्रैक बढ़ने लगे, और उससे क्या है कि एक दूसरे में व्यापार करना, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश तक उन्हें आने जाने में सुविधा होने लगी और माल ले जाने में भी आसानी हो गई। हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। अब रेलवे की वजह से राष्ट्रीय एकीकरण और मुद्रा एक होने की वजह से भी इन्हें सहायता मिली। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से मजबूत बनाया गया। अब जो व्यापक जो थी भावना थी, राष्ट्रवादी भावना थी, उसको व्यापार से, आर्थिक राष्ट्रवाद से बढ़ाया गया, क्योंकि अब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना पड़ता था, जिसकी वजह से अब उन्हें सुविधा चाहिए थी, यातायात की सुविधा प्लस मुद्रा की सुविधा। इस तरह से उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद की शुरुआत की। यहाँ दिया हुआ बॉक्स में ज़रा साइड में देख लेना। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे, वह चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, जॉलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से राष्ट्र में बांध देना है, और वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी करेगा। बाहर से तो करेगा, आंतरिक उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। कह रहे कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए सबको जगाना चाहिए, समझाना चाहिए, सबको बढ़ावा देना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। इस व्यापार के जरिए से धीरे धीरे क्या है, सब में राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। अगले
नेक्स्ट हेडिंग है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना के से प्रेरित थी। जो 1815 में जो नेपोलियन की हार जब हुई उसके बाद से ये रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थे। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्था है। कह रहे हैं कि रूढ़िवादी ये मानते थे कि जो मतलब पारंपरिक एक बाप दादाओं से जो चली आ रही है वही मिला के होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी और कोई इसे नहीं चला सकता। जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये सारी चीज़ क्या है, एक रूढ़िवादी व्यवस्था है। उन्होंने मान लिया कि जो चर्च है तो उसी के ख़ानदान के चला सकते हैं। जैसे अब पंडित लोग हैं तो उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, चाहे उन्हें कुछ पढ़ना भी नहीं आता तो वो भी पंडित मंदिर में बैठ जाएंगे। परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के दौर में वापस नहीं चाहते थे कि क्रांति का दौर वापस आए, वो नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। जो नेपोलियन ने शुरू किया था वो आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी परंपराओं को बनाने में क्या था, सक्षम था, मजबूती करता था उसमें। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कह रहा है कि उसमें क्या दासत्व ख़त्म कर दिया, सेना, कुशल नौकरशाही, ठीक है, गतिशील अर्थव्यवस्था, मतलब अच्छी खासी अर्थव्यवस्था, उनका जीडीपी ग्रोथ अच्छा करता था, ऐसी व्यवस्था कर रखे थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, अंडरलाइन कर लेना, ये सारे मिलके क्या कर रहे, नेपोलियन को हरा दिया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियन में मिले थे। ये जगह है जहाँ पे ये मिले थे कि नेपोलियन को हराने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, समझौता किया था। इस सम्मेलन जो सम्मेलन था, कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। जो इस सम्मेलन की जो संचालन महोदय थे ये थे ड्यूक, चांसलर जो थे ड्यूक मैटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। जो नेपोलियन के युद्ध के समय हुए थे वो सभी बदलाव को क्या चाहते थे, ख़त्म करना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और वापस से जो ये जो वंश था, बुर्बो वंश था, इसको वापस से बहाल कर दिया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। नेपोलियन के जो समय में राज्य में किया था वो सब वापस खो दिया उन्होंने। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अब उन्होंने क्या किया, फ्रांस के सीमा पे अलग अलग राज्य का निर्माण कर दिया जिससे कि फ्रांस उनसे आगे ना बढ़ सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया और फ्रांस के उत्तर में क्या किया, नीदरलैंड का स्थापित किया, जिसमें से बेल्जियम शामिल था, जिसमें कि बेल्जियम भी था। और दक्षिण में पिडमॉन्ट ने जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रशा और उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसमें बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जो पूर्व में था रूस को एक पोलैंड का हिस्सा दिया गया था।
दिया गया, जबकि प्रास को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। और उनका एक जो नेपोलियन के बाद वो क्या चाहते थे, एक रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने के लिए ज़्यादातर कार्य उन्होंने किया। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। अब 1815 में रूढ़िवादी व्यवस्था जो शासन में आई वो निरंकुश थी, उसको कोई रोक नहीं सकता था, चाहे जो वो करते रहे। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उनमें उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। अब ऐसी गतिविधियां, कोई सी भी एक्टिविटी होती थी जिसको वो अगर कोई उनका ऑब्जेक्शन करता था तो ये उसे रोकना चाहते थे, उसे बार बार दबाना चाहते थे। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। अब उन गानों पे, उन मूवियों पे, अखबारों पे, किताबों पे, सब पे सेंसरशिप का थोप दिया जिससे वो आज़ादी चाहते थे, जिसमें कुछ भी आज़ाद स्वतंत्रता से जुड़ा हो उन सबको ख़त्म कर दिया गया। ऐसा कुछ भी ना हो कि लोगों के बीच में इसका बीज बोया जाए फिर से। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। जो उसकी यादें थी, जो पहले का इतिहास नेपोलियन के समय का, वो बार बार उसको दोहराना चाहते थे। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। जो उदारवादी और थे और रूढ़िवादी थे, इनका एक ही मुद्दा था राष्ट्रवादी के द्वारा उठाया गया, जो था कि खाली प्रेस की आज़ादी, कि मतलब प्रेस जो था उसको आज़ाद कर दिया जाए, बाकी तो हम संभाल लेंगे। क्योंकि वो पेपर ऊपर छापते, बुकें छापते, तो उसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते, छापते और सब पढ़ते। धीरे धीरे ही इंसान उसको पढ़ के क्या होता है, उनके अंदर बीज पनपने लगता है और वो राष्ट्रवाद की डिमांड करते हैं। यहाँ पे इनकी बैठक है, देखो न्यूज़पेपर की। ये चाहते थे कि मतलब सेंसरशिप हट जाए न्यूज़पेपर से और इन्हें आज़ादी मिले ताकि ये बोल सकें। और ये इनको प्रेस वाले हैं, इनके मुंह पे ये जो मास्क लगाया हुआ है एकदम यहाँ दिया हुआ है, चिंतकों का क्लब 1820 में 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र। अब इसमें यही दिया गया है, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी किसी स्थिति में बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद करने वाले मोहरे मतलब मास्क बांटे जाएंगे। मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो मध्य वर्ग के शिक्षित वर्ग थे, अब उनको बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी। इसीलिए वो क्या चाहते थे कि उनको प्रेस की जो सेंसरशिप है वो हटा दी जाए, प्रेस की आज़ादी। क्योंकि पढ़ा लिखा जो समाज है वो बोल के नहीं, लिख के ज़्यादातर, छाप के प्रिंट में ज़्यादातर ये कर देते थे काम। अब नेक्स्ट हेडिंग है क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। अब दमन का मतलब कि अब इनके दबाव की वजह से जो उदारवादी थे, जो राष्ट्रवादी थे, ये अंडरग्राउंड होने लग गए थे। इन्हें एक तरह से इन्हें डर हो गया कि इन्हें मतलब सताया जाएगा, मारा जाएगा, या फिर और भी तरह से प्रताड़ित करने की वजह से ये क्या हो गए, एक तरह से भूमिगत हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रयास करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। अब धीरे धीरे संगठन ये क्या अंडरग्राउंड हो गए, तो धीरे धीरे बातें एकदम फैलने लगी, धीरे धीरे अंदर ही अंदर एक दूसरे को मतलब विचार शेयर करने लगे, एक दूसरे से बात बताने लगे और उनको समझाने लगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवादी क्या होता है। इसके लिए धीरे धीरे वो संगठन तैयार करने लगे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। अब कह रहा है कि जो अगर उदारवादी अगर उस समय के बाद क्रांतिकारी होने का मतलब यही था, जो राजतंत्र चल रहा था नेपोलियन के बाद उसका
विरोध करना, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। कह रहे कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और प्रतिबद्ध होना क्या है, क्रांतिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी थे इसका आज़ादी का अनिवार्य हिस्सा मानते थे स्थापना को। जो राष्ट्र राज्य की स्थापना कहते हैं, अगर राष्ट्र राज्य की स्थापना होती है तो आज़ादी हमें मिल जाएगी। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप्पी मैत्सिनी। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। अंडरलाइन कर लेना इसको। चौबीस साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। जब उसे मतलब क्रांति की वजह से निकाल दिया गया था तो उसने छुपे तौर पे 2 संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इसके संगठनों का नाम याद रखना। मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। उनके जैसा विचार रखने वाले युवा इसके सदस्य बने। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों के प्राकृतिक इकाई थी। कह रहा है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो राष्ट्र है मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। कह रहे कि वो छोटे छोटे राज्यों में नहीं रह सकता, उसे एकीकृत होना ही ईश्वर की इच्छा है। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए और मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातंत्र गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मैटरनिक उसने अपनी व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताते हुए संबोधित किया था। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, क्रांतिकारियों का युग। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, आराम से रिवीजन कर लेना। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।